नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आइए नजरें डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। जैसा कि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने रामनवमी त्योहार को लेकर एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के क्षेत्राधिकार वाले इलाके में 10 अप्रैल को रामनवमी को लेकर बूचड़खाना और मांस की दुकानें बंद रहेंगी। रामनवमी के दौरान दिल्ली समेत कई शहरों में मांस की दुकानों को बंद रखने को लेकर चर्चा जारी है कि दुकानों को बंद रखना ठीक है या नहीं। तो वहीं बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने तो हाल ही में कहा था कि रामनवमी के मौके पर पूरे देश में मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखा जाना चाहिए। बता दें कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने अपने अपने इलाकों में मांस की दुकानों को बंद रखने का आह्वान किया था। हालांकि दोनों निगमों की ओर से इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ था। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की एक मीटिंग हुई और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी योजनाओं में अतिरिक्त पोषण युक्त चावल के वितरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। को ज्ञात होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि वर्ष 2024 तक देश में गरीब परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए जाने वाले चावल को 100% फोर्टिफाई किया जाएगा, जिससे हर व्यक्ति को उचित मात्रा में आवश्यक न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तय निर्णय लिया गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा केंद्र की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले 100% चावल को माइक्रो न्यूट्रिएंट से फोर्टिफाई करने के उपरांत ही पूर्ति की जाएगी, उसकी आपूर्ति की जाएगी। अब तक सरकारी एजेंसियों ने 88.65 लाख मीट्रिक टन इसमें खरीद कर ली है, प्रोक्योरमेंट कर ली है, तो तैयारी भारत सरकार ने कर ली है और इसकी आपूर्ति। दिल्ली और गुजरात के शिक्षा मंत्रियों के बीच तकरार चल रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू बघानी पर हमला बोला है। क्या कुछ मनीष सिसोदिया ने इस दौरान कहा, सुनिए। 2 दिन पहले गुजरात के शिक्षा मंत्री जी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि जिसको भी गुजरात की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं लगती वो गुजरात छोड़ के दिल्ली चला जाए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसको आप सब लोगों ने भी ट्वीट किया था, उसको अपने अपने चैनल अखबारों में चलाया था। तो गुजरात के शिक्षा मंत्री जी एक तरह से मान रहे हैं कि उन्होंने वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे कोई काम नहीं किया, और किया ही नहीं है बल्कि करेंगे भी नहीं, और जिसको अच्छा नहीं लगता वो दिल्ली चला जाए। उनके इस स्टेटमेंट में एक तो अहंकार है कि देखो हम तो राजनीति में हैं, हम 27 साल से गुजरात की राजनीति में हैं और हमने कोई काम नहीं किया और करेंगे भी नहीं। आपको अच्छी शिक्षा चाहिए तो हमसे मत मांगो, कहीं और चले जाओ। और स्वीकृति है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने गुजरात के स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए। उधर कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को बंगाल में हुए टीएमसी नेता की हत्या मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बीरभूम में हिंसा मामले में जांच भी सीबीआई की टीम कर रही है और पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है। क्या कहा है अधीर रंजन चौधरी ने, सुनिए। वजह ये है कि बंगाल में जो सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी की जो सरकार है, वो नहीं चाहते कि किसी मुद्दे पे जहां सरकार के आदमी, जहां सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी की कोई मतलब तत्व या कोई व्यक्ति या कोई लुटेरा या कोई खूनी जिसमें शामिल है, इनकी पर्दाफाश ना होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक पुलिस के अंदर एक टीम बनाई है तफ्तीश करने के लिए, छानबीन करने के लिए। उसका नाम है सीट। असलियत में सीट की मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के
मुताबिक बैठ के रहना। तुम सीट मतलब सीट पे रहो, बैठ के रहो, स्टैंड अप मत हो। जब तक मैं नहीं कहूंगा स्टैंड अप मत हुआ करो। स्टैंड अप कब होंगे? हम जैसे दूसरे पार्टी के खिलाफ, विपक्ष पार्टी के खिलाफ जब कोई दुरुपयोग करना पड़ेगा सारे प्रशासन को, सारे कानून व्यवस्था को, तब उनको स्टैंड अप ऐलान किया जाएगा, भाई स्टैंड अप हो रहे हैं। बाकी ये सीट बैठे रहेंगे। तो इसलिए बंगाल के लिए अभी सीबीआई फिट महसूस होते हैं। अभी तो लगता है मेरे को कि अगले तारीख में ऐसा ना हो कि दिल्ली की हेडक्वार्टर सीबीआई की कलकत्ता ले जाने पड़े, क्योंकि कलकत्ता के कोई केस सत्तारूढ़ पार्टी के जो प्रशासन है कोई कार्रवाई नहीं करेगी, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं करेगी। एक के बाद एक आप नजीर आपको पास पेश कर सकते हैं जहां कोई कारोबार नहीं होते, कोई तब्दीश नहीं होते। उधर नव संवत्सर के मौके पर खैराबाद स्थित बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनिदास ने विवादित बयान दिया था और इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अब महंत बजरंग मुनि ने अपने बयान के लिए माफी भी मांगी है और माफी मांगते हुए महंत ने कहा है कि अगर मेरी किसी भी बात से उनको ठेस पहुंचा हो तो मैं सभी माताओं बहनों से क्षमा मांगता हूं। मैं सभी नारी जाति का सम्मान करता हूं। बता दें कि सीतापुर में खैराबाद स्थित बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनिदास का एक वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो में बजरंग मुनि एक समुदाय की महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी कर रहे थे। वायरल वीडियो 2 अप्रैल का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने ये टिप्पणी नव संवत्सर के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान की थी। पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज की है। उधर आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले के एक वीडियो सामने आया है यहां से, जिसमें कुछ महिलाओं ने काजू के बागानों में पेड़ की शाखाओं पर साड़ी का फंदा बनाकर गले में लगा लिया। विरोध का ये तरीका इसलिए अपनाया गया क्योंकि आदिवासियों का आरोप है कि माइनिंग कंपनी के लोग राजस्व अधिकारियों की मदद से उनके काजू के बागानों को नष्ट कर रहे हैं और इस मुद्दे को ये आदिवासी पिछले कई सालों से उठा रहे हैं। आदिवासियों ने यहां तक कहा है कि अपनी आजीविका के लिए काजू के बागानों पर निर्भर हैं और इसके लिए उन्हें बहुत पहले बागानों के डी पट्टा जारी किए गए थे। हालांकि माइनिंग कंपनी के लोगों और राजस्व अधिकारियों ने आदिवासियों को बागानों के बदले पैसे देने की बात कही थी, लेकिन इन्होंने इस दावे को खारिज किया है। तो इस तरह से महिलाओं का ये विरोध प्रदर्शन सामने आया है। ये खास तरीका अपनाया महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन का। देखें, पेड़ों की डाल से गले में फांसी का फंदा बनाया हुआ है। काजू बागान बचाने के लिए इस तरह का विरोध का तरीका इन महिलाओं ने अपनाया हुआ है। उधर मध्य अमेरिका में मौजूद कोस्टारिका में गुरुवार को इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक कार्गो हवाई जहाज टूट गया और इससे विमान के 2 टुकड़े हो गए। हालांकि हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। विमान DHCL कंपनी का था। उड़ान के समय इसमें कुछ गड़बड़ी देखी गई। इसके बाद जुआन सांता मारिया एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से फिसल गया था और उसके पीछे के पहियों से धुआं निकलने लगा। इसके बाद विमान टूट गया। बोइंग 757 विमान ने जुआन सांता मारिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ खराबी के कारण वो 25 मिनट बाद ही लौट आया और यह हादसा गुरुवार सुबह 10:30 बजे के करीब हुआ। इसके तुरंत बाद फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंच गई और क्रू मेंबर्स को बाहर निकाला। प्लेन में सिर्फ 2 लोग थे जो ठीक है। पायलट को भी खास चोट नहीं आई है। हालांकि उन्हें अस्पताल भेजा गया है और हादसे के बाद एयरपोर्ट शाम 6 बजे तक बंद रहा। कार्गो प्लेन में सामान एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है। उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी बैंकों को एटीएम से बिना कार्ड
कैश निकालने की सुविधा देने की अनुमति दी है। आरबीआई ने यह कदम कार्ड धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए उठाया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा है कि अब यूपीआई का उपयोग करते हुए सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क में कार्ड रहित नगद निकासी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके उपयोग से लेन देन करने में आसानी होगी और इस बारे में एनपीसीआई, एटीएम नेटवर्क और बैंकों को जल्द ही अलग अलग निर्देश जारी किए जाएंगे। यूपीआई के जरिए प्रमाणीकरण करने का प्रस्ताव है और उसके बाद किसी भी बैंक के एटीएम या थर्ड पार्टी एटीएम से बिना कार्ड के रुपए निकाले जा सकेंगे। दास ने यह भी कहा है कि केंद्रीय बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में ग्राहक सेवा, आंतरिक शिकायत निवारण, ओमैन प्रणाली पर नियामकीय ढांचा खड़ा करना शामिल है। तो इस तरह से अब थोड़ी सी सुविधा मिलेगी जिनके पास कार्ड नहीं होता, या फिर कई बार हम देख पाते हैं कि कार्ड खो जाने के कारण या फिर कार्ड ब्लॉक भी हो जाने के कारण कैश नहीं निकाल पाते हैं ग्राहक। लेकिन आरबीआई की ओर से अब ये नया नियम जारी किया है। तो गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह नियम जारी करते हुए बताया है कि इससे सबसे पहले तो फ्रॉड में कमी आएगी। जिस तरह से एटीएम के फ्रॉड हो रहे थे तो बिना का एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किए ही अब कैश निकाला जा सकेगा। तो आजकल ये देखा जा रहा है कि लगभग हर किसी के पास यूपीआई सिस्टम है। यूपीआई के जरिए अब कैश निकालने की सुविधा होगी, जिससे कि आसानी भी होगी आने वाले समय में। तो इसे और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाया जा रहा है ताकि जितने भी ग्राहक हैं वो बैंक के चक्कर काटने की बजाय और एटीएम कार्ड की वजह से परेशान ना हो और सीधे यूपीआई का इस्तेमाल करके कैश निकाल सके। तो इस तरह की सुविधा फिलहाल दी जा रही है। सभी बैंक इस तरह की सुविधा जल्दी देंगे और इसके लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। सभी अलग अलग बैंकों को इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने अजान विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि यह भी कोई मुद्दा है क्या। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ये सब बकवास है, ये भी कोई मुद्दा है क्या। अगर हम इस पर बात करते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। आप उनकी मदद करना चाहते हैं। तो बता दें कि अजान को लेकर विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अजान को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद हो, नहीं तो मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और इसको लेकर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। यहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने भी कहा है कि ये भी कोई मुद्दा है क्या। जगह जगह विवाद छिड़ रहा है अजान के मामले को लेकर। जहां सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी थी राज ठाकरे ने, अपना बयान दिया था और कहा कि लाउड स्पीकर बंद। और ये कोई पहला मामला नहीं रहा जब सिर्फ राज ठाकरे ने ही अजान पर सवाल उठाया हो। लाउड स्पीकर से अजान जिस तरह से होती है, मस्जिदों में सुबह ही अजान का वक्त होता है और ऐसे में सुबह और शाम दोनों समय लाउड स्पीकर से अजान होती है। तो इस पर लगातार विवाद छिड़ते आए हैं। इससे पहले सिंगर सोनू निगम ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और अब फिलहाल राज ठाकरे ने भी जब अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की तो इस पर तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग दलों से सामने आ रही हैं। लेकिन यहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का कहना है कि यह भी कोई मुद्दा है क्या। और उधर मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण कर चुकी है। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि ग्रामीण आवास योजना में 2.5 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बने। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। संदर्भ में पूर्ववर्ती सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, इंदिरा आवास आया। ये यूपीए सरकार 60 साल जो परिवार की सरकार रहा, 60 साल बनाम 8 साल पर मैं आज अपने विभाग का एक छोटा सा प्रस्तुति आपके सामने रखने का काम करूंगा। ये 60 साल में जो इंदिरा आवास के नाम से मकान बना, रोटी कपड़ा और मकान की चर्चा तो सब सरकारों ने की, लेकिन देश के
प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण ला करके रोटी का व्यवस्था की और मकान और कपड़े की व्यवस्था और महिलाओं का सशक्तिकरण हम आवास के द्वारा, क्योंकि जैसा शर्मा जी ने कहा कि मकान की महत्व क्या होता है वो वही गरीब जानता है जिसके घर नहीं होते, वही इसके महत्व को समझता है। वैसी स्थिति में 60 साल बनाम 8 साल में केवल 3 करोड़ 26 लाख घर इंदिरा आवास के द्वारा बना और 8 साल में हम 2.5 करोड़ से ऊपर घर बनाने का। उधर कोरोना टीकाकरण को लेकर मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज दी जाएगी और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जिनकी आयु 18 वर्ष है उन्होंने दूसरी खुराक लेने के 9 महीने पूरे कर लिए हैं, वो निजी टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती खुराक के पात्र होंगे। और इससे पहले स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों सहित 60 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को एहतियाती खुराक दी जा रही थी। बता दें कि देश भर में टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसमें पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण पिछले साल 2 फरवरी से शुरू हुआ था। देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 1,85,38 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। ज्यादा उम्र की आबादी में से लगभग 96% से ज्यादा लोग टीका लगा चुके हैं और जबकि लगभग 83% लोगों ने दोनों डोज ले ली है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, तो इनमें 2 करोड़ 4 लाख से ज्यादा अधिक बूस्टर डोज भी दी जा चुकी हैं और 12 से 14 वर्ष आयु के जितने भी लोग हैं उनमें 45% लोगों ने पहली डोज भी ले ली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में 2020 में किए गए बदलाव को सही ठहराया है। इस बदलाव में विदेश से आर्थिक अनुदान लेने वाली संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वो स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में ही अपना प्राथमिक FCRA अकाउंट खोलें और इसके अलावा विदेशी चंदे को खर्च करने के तरीके पर भी नए नियम बनाए गए थे। कोर्ट ने अपने 132 पन्नों के फैसले में विदेशी चंदे पर कई अहम टिप्पणियां भी की हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि विदेश से चंदा पाना कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिस पर बंदिश नहीं लगाई जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि यहां पूरी दुनिया में देखा गया है कि विदेशी दानदाताओं की मौजूदगी देश की आंतरिक नीतियों पर असर डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए आगे कहा है कि देश में दानदाताओं की कमी नहीं है। सामाजिक संस्थाओं को कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उनसे मदद लें। सरकार को यह अधिकार है कि वो चाहे तो विदेशी अनुदान पर पूरी तरह से रोक का कानून भी बना सकती है। उधर भारत के राजनीतिक नेता दल बदलते रहते हैं और जिस दल में जाते हैं वैसा ही सुर रागा लापते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे और फिर चुनाव के बाद बाबुल ने वापस से टीएमसी का दामन थाम लिया। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि बीजेपी में जाने के बाद उन पर सांप्रदायिक मुहर लग गई थी। सुनिए। मेरे अगर ईमानदारी कहीं उसमें अगर कहीं खोट होती ना तो मैं दीदी को बोलता कि बालीगंज में मुझे मत खड़ा करिए ना, मैं सब गलियों में जाके लोगों को मिलता। मुझे मालूम है मैं क्या हूँ और क्या गुस्सा और क्या साहस मैंने इन लोगों के खिलाफ दिखाया। मुझे ये नहीं मालूम था कि एक पार्टी करते करते मेरे ऊपर, जो एक गायक है सबका गाना गाता है, वो ऊपर वाले का देन है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ऊपर कम्युनल होने का एक स्टैंप लग जाएगा। अब मेरे पास ये मौका है कि एक गायक जो है वो उस कम्युनल का स्टिकर जो है उसको निकाल दे। पहले मैं 70% से मुझे मिलना पड़ता था ना, आज 100% से मिल रहा हूँ। तो इससे मुझे खुश होना चाहिए, गलत होना चाहिए? खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? मिल रहा हूँ ना सबसे, सब जगह में। पहले यहाँ पे पहले भी जहाँ पे अमेरिका में जाइए, मैं आपको रेस्टोरेंट का नाम बता देता हूँ।
हाँ, कराची बिल्ली। मैं उन 4-5 सिंगरों में से हूँ जो पाकिस्तान में जाके शो करके आया हूँ। और जब 2-2 इंडिया का चल रहा था, 2-2 मैच ड्रॉ हुआ था, गद्दाफी स्टेडियम में 5th मैच में इंडिया जीता था, सौरव कैप्टन था, एक ही होटल में सब थे। तो एक पार्टी को जब आप फॉलो करते हैं, ईमानदार आदमी जो है अपना उस पार्टी के बड़े नेता कुछ बोले तो उसके खिलाफ कुछ बोलते नहीं है। उधर पाकिस्तान पॉलिटिकल कमेटी ने प्रधानमंत्री इमरान खान को सामूहिक इस्तीफे का प्रस्ताव दिया है। तो वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद इमरान खान ने कहा है कि हम पाकिस्तान की जनता के साथ हैं। हमारे कार्यकाल के दौरान मुल्क की छवि दुनिया में अच्छी हुई है। हमने जनता के भले के लिए राजनीति की है। इमरान ने कहा कि सियासत में मकसद के साथ आया था, हमने जनता की सेवा की, जनता भी हमारे साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में पाकिस्तान की मिसाल कायम की है। इमरान ने कहा कि पीएम मुल्क के लिए पिता की तरह होता है। उधर दावा किया जा रहा है कि इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए आज शाम की पीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, इमरान के साथ उनकी पार्टी पीटीआई ने सभी सांसद और विधायक, नेशनल और प्रांतीय असेंबली मिलाकर मतलब पूरी ही पार्टी इस्तीफा देगी। और इसके साथ साथ जो विधायक चुनाव तो पीटीआई की टिकट पर जीते लेकिन बाद में इमरान की पार्टी छोड़ दी, और ऐसे विधायकों को भी अयोग्य मानकर पार्टी से निकाला जाएगा। उधर आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने हाफिज सईद को सजा सुनाई है। हाफिज सईद को 2 मामलों में सजा सुनाई गई है। साथ ही सईद पर कोर्ट ने 3,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उसे टेरर फंडिंग के मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाई है। जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। तो वहीं अमेरिका ने उसके सिर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा हुआ है। हाफिज सईद मुंबई में साल 2008 के आतंकी हमले में वांछित है, जिसमें 161 लोग मारे गए थे। उधर इजराइल के तेल अवीव में गुरुवार देर रात फायरिंग हुई और यहां के डिजनगोफ स्ट्रीट पर एक भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में बंदूकधारी ने गोलीबारी की और हमले में 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो वहीं लोग 10 घायल हुए हैं, इनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और घटना के बाद इजरायली पुलिस ने संदिग्ध हमलावर की तस्वीर भी जारी की है और उसे पकड़ने के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना वाले इलाके में कई बार और रेस्टोरेंट है और प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि हमलावर कहीं भी हो उसे हम पकड़ लेंगे। इजराइल में बीते 2 हफ्ते में इस तरह की चौथी घटना ये सामने आई है। आतंकी संगठन हमास ने हमले की तारीफ की है लेकिन अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।